गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने फिरोमोन के दो प्रकार के बारे में चर्चा की थी और अंत में हमने संकेत फिरोमोन के बारे में चर्चा की थी। देखिए, फिरोमोन दो प्रकार के होते हैं जिसको वैज्ञानिक विल्सन ने बताया था। पहला फिरोमोन था संकेत फिरोमोन और सेकंड था प्रारंभिक फिरोमोन। अर्थात इस प्रकार के जो संकेत फिरोमोन थे उसे हमने आगे तीन भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था पथ प्रदर्शक फिरोमोन। हमने कल बताया था कि पथ प्रदर्शक फिरोमोन सामान्यतः एक विशेष प्रकार का फॉर्मिक एसिड रसायन होता है जिसको चींटियां अब एक ही पथ में चलने के लिए, एक ही पथ में सभी सदस्यों को चलाने के लिए स्रावित करती है। दूसरा हमने चेतावनी फिरोमोन्स के बारे में बताया था कि चींटियां किसी प्रकार के दूसरे शिकारी जीव के अपने समूह में आने पर एक टर्पिन नामक विशेष रसायन का स्रावन करती है, जिससे क्या होती है कि सभी चींटियां अलग दिशाओं में तितर बितर हो जाती है और समूह की सुरक्षा क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो तीसरा जो टॉपिक था लिंग मोहक फिरोमोन। लिंग मोहक फिरोमोन, संकेत फिरोमोन का तीसरा जो टाइप है वह है लिंग मोहक फिरोमोन। अब देखिए, इसमें कल हमने क्या पढ़ा था कि इस प्रकार के फिरोमोन का उपयोग सामान्यतः प्रजनन के दौरान किया जाता है और हम विशेष तौर से जानते हैं कि प्रत्येक जीव का प्रजनन काल अलग अलग ऋतुओं में संपन्न होता है। अर्थात प्रत्येक जीव का जो प्रजनन होता है समय, वह क्या है, अलग अलग ऋतुओं में संपन्न होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही प्रजनन का समय आता है तो हम जानते हैं कि नर और मादा एक दूसरे की तरह आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ जातियों में मादा नर को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण करती है और इस रसायन को नर ग्रहण कर मादा की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कल हमने सबसे पहला उदाहरण लिया था, वह लिया था रेशम कीट का। हमने कहा था रेशम कीट है जो बॉम्बिक्स मोराई होती है, वो क्या करती है, उसमें मादा जब मैथुन क्रिया के लिए, जब मादा मैथुन क्रिया के लिए तैयार होती है तो एक विशेष प्रकार के रसायन जिसको हम बॉम्बिकॉल कहते हैं का स्रावन करती है। अब बॉम्बिकॉल का जो सूत्र होता है रसायन क्या है, ट्रांस 10 सिस 12 हेक्सोडेकाडाइइनॉल। वापस रिपीट कर रहा हूं, बॉम्बिकॉल का क्या रसायन है, ट्रांस 10 सिस 12 हेक्सा डेकोडाइइनॉल का क्या करती है, स्रावन करती है। अब जैसे ही ये स्रावन करती है तो नर कीट के जो स्पर्शक होते हैं उनमें रोम सदृश्य सेंसिला पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि नर के जो स्पर्शक होते हैं उनमें रोम सदृश्य सेंसिला पाए जाते हैं। जिन सेंसिला का मुख्य जो कार्य होता है वह इन रसायनों को ग्रहण करना होता है। अर्थात जो ये रसायन मादा ने त्यागा है बॉम्बिकॉल, नर क्या करेगा, नर की जो सेंसिला है वह इस रसायन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और जैसे ही वो रसायन को ग्रहण करेगी, नर ग्रहण करेगा, वह मादा की ओर आकर्षित होगा और मैथुन क्रिया को संपन्न करेगा। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस रसायन का एक अणु ही मैथुन क्रिया के लिए पर्याप्त है। अर्थात ये जो रसायन मादा त्याग रही है बॉम्बिकॉल, इसका एक अणु ही मैथुन क्रिया के लिए पर्याप्त होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि लिंग मोहक फिरोमोन की सहायता से जो मादा होती है वह नरों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। अब उत्तरी अमेरिका में एक जिप्सी मॉथ, ध्यान रखिएगा सेकंड एग्जांपल है, फर्स्ट हमने बॉम्बिकॉल का पढ़ लिया, सेकंड है उत्तरी अमेरिका में एक जिप्सी मॉथ नामक कीट पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। यह एक जिप्लूर नामक रसायन का क्या करता है, श्रावण करता है। और ये जिप्लूर नामक जो रसायन का श्रावण करता है, इससे क्या होता है कि नर होते हैं वह मादा की ओर आकर्षित होते हैं
और प्रजनन क्रिया निषेध मैथुन क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो हमने पहला उदाहरण लिया रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई में बॉम्बिकॉल का, सेकंड हमने उदाहरण लिया जिप्सी मॉथ में जिप्लूर का, और अब हमारा जो तीसरा उदाहरण है वह है मधुमक्खी के अंदर विशेष तौर से रानी मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी प्रजनन काल में एक विशेष पदार्थ का स्रावन करती है, जिस एपिस मेलिफेरा अर्थात मधुमक्खी प्रजनन काल में, जब इनका प्रजनन काल आता है तो एक विशेष प्रकार के पदार्थ का अर्थात एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावन करती है, जिनको सामान्य भाषा में रानी पदार्थ कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि विशेष परिस्थिति में एक विशेष रसायन का स्रावन करती है जिसे रानी पदार्थ कहते हैं। यह मादा की मैंडिबुलर ग्रंथि द्वारा मैंडिबुलर ग्रंथि द्वारा वातावरण में स्रावित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह रानी जो पदार्थ होता है यह मादा की मैंडिबुलर ग्रंथि द्वारा जो वातावरण है उसमें क्या किया जाता है और स्रावित किया जाता है, तथा प्रजनन के जब समय आता है तो उस उड़ान के दौरान यह पदार्थ नर को मादा की ओर आकर्षित करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रजनन उड़ानों के दौरान यह पदार्थ नरों को मादा की ओर आकर्षित करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रजनन उड़ानों के दौरान यह पदार्थ नरों को मादा की ओर आकर्षित करता है, और रियल में क्या होता है, यह जो पदार्थ होता है वह 9 कीटोडेकाइनोल अम्ल होता है। तो यह जो पदार्थ होता है 9 कीटोडेकाइनोल, यह जो पदार्थ होता है वह 9 कीटोडेकाइनोल अम्ल होता है। और जैसे ही ये पदार्थ नर के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह मादा की ओर आकर्षित होता है और मैथुन क्रिया करता है। तो कहने का मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के लिंग मोहन फिरोमोन्स होते हैं, जिसमें हमने पहला बॉम्बिक्स मोराई पढ़ा, सेकंड जिप्सी मेलिफेरा पढ़ा, और थर्ड जो हमने पढ़ा एपिस मेलिफेरा, और एपिस मेलिफेरा में हमने रानी पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब इसके साथ ही यह पदार्थ जो है वह श्रमिक मधुमक्खियों, अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है, देखिए इस पदार्थ की 2 विशेषताएं हैं। एक तो क्या होता है कि नर के द्वारा जब ये पदार्थ ग्रहण किया जाता है तो क्या होता है कि नर मादा की ओर आकर्षित होता है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खियां, जिनको अपन बांझ मादाएं भी कहते हैं, श्रमिक मधुमक्खियां जब इस पदार्थ को ग्रहण करती है तो उनमें अंडाशय का विकास नहीं हो पाता। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सेकंड पॉइंट, कि पहले तो नर ने ग्रहण कर लिया तो वो मादा की ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यही पदार्थ जब श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा अर्थात नई श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उनमें अंडाशय का विकास नहीं होता। और जब हमें पता है कि अंडाशय का विकास नहीं होगा
तो उस कंडीशन में वह श्रमिक मधुमक्खियां बांझ होगी। इसीलिए जो सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट तो इस रानी पदार्थ का, देखिए इसमें 3 पॉइंट विशेष हैं। पहला तो क्या है, यह पदार्थ नर जो है उनको क्या करता है, अपनी ओर क्या होता है, आकर्षित करता है। दूसरा क्या होता है कि यह पदार्थ जब श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उनमें अंडाशय का विकास नहीं होता। और थर्ड, जो रानी कोष्ठ होती है, इसके साथ ही यह पदार्थ श्रमिक मधुमक्खियों में रानी कोष्ठ के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उनके जो रानी कोष्ठ के निर्माण की जो इच्छा होती है, उनको भी क्या करता है, अवरुद्ध करता है। इसीलिए 3 पदार्थ के मुख्य कार्य, पहला तो नर को आकर्षित करना, सेकंड श्रमिक मधुमक्खियों में अंडाशय का रोकना, और थर्ड रानी जो कोष्ठ होती है उसकी जो इच्छा होती है उसको भी क्या करता है, अवरुद्ध करता है। तो अब हमने लिंग मोहक फेरोमोन पढ़ लिया। तो हमने इस फेरोमोन के फर्स्ट टाइप है उनको हमने पढ़ा, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े। वापस रिवाइज करा रहा हूं। पहला था हमने पथ प्रदर्शक, सेकंड चेतावनी, और थर्ड हमने पढ़ा लिंग मोहक फेरोमोन। अब हमारा फेरोमोन का दूसरा टाइप शुरू होता है, वह है प्रारंभिक फेरोमोन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है प्रारंभिक फेरोमोन, अर्थात जो सेकंड टाइप है वह है प्रारंभिक फेरोमोन। देखिए, अगर मैं संकेत फेरोमोन और प्रारंभिक फेरोमोन की अगर बात करूं, तो जो संकेत फेरोमोन होते हैं वह अल्पकालिक होते हैं, अर्थात संकेत फेरोमोन का उद्देश्य कुछ समय के लिए ही होता है, अर्थात कोई संकेत देना है और कुछ समय बाद वह फेरोमोन अपने आप ही स्वतः क्या हो जाते हैं, वायुमंडल में लुप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी जो विशेष रसायन की जो गंध होती है, अर्थात कह सकते हैं फेरोमोन्स होती है, वो क्या है, खत्म हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक फेरोमोन्स दीर्घकालीन होते हैं। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि यह दीर्घकालीन होते हैं, अर्थात इनकी जो उपस्थिति है वह लंबे समय तक वायुमंडल में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्या है, यह एक अपेक्षाकृत लंबी श्रेणीगत अंतःस्रावी घटनाओं को प्रेरित करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यह लंबी श्रेणीगत अंतःस्रावी घटनाओं को प्रेरित करते हैं। तो कहने का मतलब प्रारंभिक फेरोमोन कैसे हैं, यह दीर्घकालीन है। सेकंड, यह लंबी श्रेणीगत अंतःस्रावी घटनाओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार दिए। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक फेरोमोन का जो पहली बार समझाया गया वो वैज्ञानिक ली बूट द्वारा समझाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ली बूट प्रभाव कहते हैं। और यह प्रभाव 1967 के अंदर वैज्ञानिक ली तथा वैज्ञानिक बूट, चाइना के दो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ली तथा वैज्ञानिक बूट ने समझाया था। तो प्रारंभिक फेरोमोन का जो फर्स्ट टाइप है वह है ली बूट प्रभाव। पहला है ली बूट प्रभाव 1967। और देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह जो प्रभाव है वह वैज्ञानिक ली बूट ने समझाया था। अब इन्होंने क्या कहा कि यदि एक सामान्य प्रजनन चक्र दर्शाती हुई चूहिया मादाओं को एक साथ पिंजरे में समूहित कर दिया जाए तो इनका जो इट्रस चक्र होता है, प्रजनन चक्र होता है, वह गड़बड़ा जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर
प्रजनन चक्र दर्शाती हुई, अर्थात प्रजनन के चक्कर है जो उसका प्रजनन के लिए तैयारी होती है, वह चक्कर दर्शाती हुई, जिसको अपन इट्रस चक्र भी कहते हैं। इट्रस चक्र दर्शाती हुई मादा को अगर एक पिंजरे में सभी मादाओं को एक साथ बंद कर दिया जाए तो उनमें जो प्रजनन चक्र होता है वो गड़बड़ा जाता है, अर्थात जो प्रजनन समय का जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और यह परिवर्तन किसके द्वारा होता है, यह प्रारंभिक फिरोमोन के द्वारा होता है। और यह जो प्रारंभिक फिरोमोन होता है यह मूत्र से क्या होता है, संबंधित होता है। तो वैज्ञानिक सबसे बड़ी जो बात की थी वह ली बूट ने कही थी। तो क्या कहा था कि यदि प्रजनन चक्र प्रजनन चक्र को स्ट्रिस चक्र भी कहते हैं, ध्यान रखना, स्ट्रस चक्र भी कहते हैं। प्रजनन चक्र अर्थात प्रजनन चक्र दर्शाती हुई मादा चूहियाओं को, अर्थात संख्या अधिक है, मादा चूहियाओं को अगर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो इनका प्रजनन चक्र परिवर्तित हो जाता है। और यह जो परिवर्तन होता है यह किसके द्वारा होता है, यह वास्तव में प्रारंभिक फिरोमोन्स के द्वारा होता है। और इस कारण एक दीर्घकालीन निष्क्रिय अवस्था आ जाती है। तो नेक्स्ट क्या है, इसके कारण एक दीर्घकालीन निष्क्रिय अवस्था आ जाती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके कारण एक दीर्घकालीन निष्क्रिय अवस्था आ जाती है। और यह जो पदार्थ होता है यह मूत्र से संबंधित होता है, अर्थात इस पदार्थ को मादा चूहिया मूत्र की सहायता से शरीर के बाहर त्यागती है, अर्थात इस प्रारंभिक फिरोमोन को मादा चूहिया मूत्र की सहायता से शरीर के बाहर त्यागती है। जबकि जैसे त्यागेगी तो यह पदार्थ वायवीय हो जाएगा, अर्थात वायुमंडल में फैल जाएगा और दूसरी चूहिया द्वारा यह पदार्थ नासा छिद्र द्वारा, नॉस्ट्रिल द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यह पदार्थ मूत्र द्वारा बाहर त्यागा जाता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात यह वायवीय हो जाता है, अर्थात वायुमंडल में फैल जाता है। वायु में फैल जाता है। वह अन्य सदस्यों द्वारा नासा छिद्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है। तो ली बूट प्रभाव में क्या कहा गया कि अगर प्रजनन चक्र इट्रस चक्र दर्शाती हुई मादाओं को अगर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो उनका जो प्रजनन चक्र होता है वो क्या करता है, गड़बड़ा जाता है। और यह गड़बड़ा जाने का जो मुख्य कारण है वो प्रारंभिक फिरोमोन है, जिसमें एक मादा अपने यूरिन के साथ, मूत्र के साथ इस प्रकार के फिरोमोन को त्यागती है। और जब यह फिरोमोन त्यागने के पश्चात वायवीय हो जाता है और इस वायवीय जो पदार्थ होता है, जैसे वायु में त्यागा, उसको दूसरी जब मादा ग्रहण करती है तो उसमें जो प्रजनन चक्र होता है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है और ज्यादा दीर्घकालीन हो जाता है। अर्थात दूसरे का कहने का मतलब कहूं
तो यह दीर्घकालीन निष्क्रिय अवस्था भी होती है। तो ये जो पहला प्रभाव था यह ली बूट प्रभाव है। अब हमारा जो सेकंड प्रभाव है वह है विट्टन प्रभाव। सेकंड है विट्टन प्रभाव। सेकंड है विट्टन प्रभाव। देखिए ये वैज्ञानिक को विट्टन ने दिया था, और विट्टन प्रभाव या विट्टन इफेक्ट क्या है इसके बारे में अपन समझ लेते हैं कि विट्टन प्रभाव के दौरान क्या कहा गया कि वैज्ञानिक विट्टन ने कहा कि यदि मादा चूहियों को, अर्थात मादा चूहियों को किसी समूह में यदि नर डाला जाता है तो इनका जो मध्यकाल होता है वह शीघ्रता से विकसित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मादा चूहियों के एक समूह में, यदि ध्यान रखिएगा विट्टन ने क्या कहा, उसमें तो क्या था कि इसमें क्या कहा कि मादा चूहियों के यदि किसी समूह में यदि एक नर डाला जाए तो मादाओं का जो प्रजनन चक्र है वह इट्रस चक्र जो हम कह रहे थे वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए ली बूट ने तो बताया कि मादा पास रहती है तो उनका प्रजनन चक्र बढ़ जाता है, और इन्होंने क्या कहा कि मादा चूहियों के एक समूह में यदि एक नर को डाला जाता है तो उनका प्रजनन जो चक्र होता है वह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अर्थात इट्रस चक्र जो मैं कह रहा हूं वह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और यह जो विशेष कारण है यह नर के मूत्र में उपस्थित एंड्रोजन जो विशेष पदार्थ होता है उसके कारण होता है। तो कहने का मतलब जब मादाओं के समूह में एक नर को रख दिया तो मादाओं का इट्रस चक्र क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसी को वैज्ञानिक विट्टन ने समझाया था। तो कहने का मतलब यदि मादा चूहियों के एक समूह में एक नर चूहे को रखा जाता है तो इनका इट्रस चक्र छोटा हो जाता है। यही क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमने पहला टाइप कौन सा पढ़ा, ली बूट प्रभाव, और सेकंड हमने कौन सा पढ़ा, विट्टन प्रभाव। और हम इससे आगे की जो चर्चा है, हमारा जो तीसरा जो मुख्य प्रभाव है वो हम ब्रूस प्रभाव वैज्ञानिक और थे, वैज्ञानिक ब्रूस, उन्होंने भी एक दिया था, अपना सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।